नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल और अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बारे में है। कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से ये बताया जा रहा था कि वो अभी रफाल में किसी भी इंडियन ओरिजिन वेपन को इंटीग्रेट करने में भारत को मदद करने वाले, लेकिन कंडीशन ये था कि वो भारत के साथ रफाल की सोर्स कोड को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बदले में भारत जो भी वेपन को रफाल में इंटीग्रेट करना चाहेगा उसको रफाल में इंटीग्रेट करने में डसॉल्ट की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाने वाला है। इसी के चलते अभी पता चला है कि रफाल में सबसे पहले अभी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और इसी साल के अंदर ही रफाल में अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट करके इसकी कैप्टिव ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है और 2026 में इसकी पहले लाइव ट्रायल को करने की बात की गई है। सिर्फ अस्त्र मार्क 1 ही नहीं बल्कि सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अस्त्र मार्क 2 जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर है उससे ज्यादा होने वाला है और इस मिसाइल को अभी फ्यूचर में रफाल के साथ इंटीग्रेट करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 में इंप्रूव डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसमें एक एक्टिव RF सीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि अस्त्र मार्क 1 के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, जो कि स्टेल्थ टारगेट के अगेंस्ट में हमें बेहतर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है। और अभी फ्यूचर में इंडियन ओरिजिन एयर टू एयर मिसाइल को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन पहला स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा अभी अस्त्र मार्क 1 को रफाल में इस्तेमाल होने वाले माइका मिसाइल को डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमको सस्ते भी पड़ने वाला और इनकी रेंज भी माइका मिसाइल के एग्जिस्टिंग वेरिएंट के मुकाबले लगभग 2 गुना बेहतर होने वाला है, जिस वजह से अभी सेकेंडरी VVR मिसाइल के तौर पर रफाल में मिटियोर के बाद माइका को अस्त्र मार्क 1 से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट एमका की तरफ से और अभी हम एमका की इंटरनल वेपन बे को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA की तरफ से ऑफिशियली बात कंफर्म किया जा रहा है कि वो एमका के इंटरनल वेपन बे को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी स्टेल्थ मोड में और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। पहले एमका की मार्क 1 वेरिएंट के लिए जो इंटरनल वेपन स्टेशन को डिज़ाइन किया गया था उसमें मिनिमम 4 मिसाइल को इंटरनली कैरी करने की बात की गई थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एमका की मार्क 2 वेरिएंट के लिए अभी एक नए इंटरनल वेपन बे को डिज़ाइन किया जा रहा है जो अब तकरीबन 6 VVR मिसाइल को इंटरनली कैरी करने में सक्षम होने वाला है। और ये भी एमका की मार्क 2 वेरिएंट के साथ एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट होने वाला है, क्योंकि स्टेल्थ मोड में जब इन एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाएगा तो इनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी काफी मायने रखने वाला है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कभी भी किसी विजुअल रेंज के कॉम्बैट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी एडवांटेजेस को खोने वाले। इसी वजह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जितने ज्यादा VVR मिसाइल को कैरी कर पाते हैं ये इनकी एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी पर डायरेक्ट असर डालने वाला है। पहले इसमें 4 मिसाइल मौजूद होने वाले थे जो कि इसकी साइज के हिसाब से देखा जाए ये टेक्निकली इनकी फायर पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, लेकिन अभी इनको अपग्रेड करने से अगर एमका एक बार में 6 VVR मिसाइल को अपनी इंटरनल वेपन स्टेशन में कैरी कर पाता है तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। और ADA की तरफ से अभी मेनली एमका की इंटरनल वेपन बे को अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल को कैरी करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 1 का ओवरऑल डिजाइन लगभग सेम कैटेगरी का रहने वाला है, लेकिन अस्त्र मार्क 3 का डिजाइन थोड़ा अलग होने वाला है, जिस वजह से इन सभी को लॉन्च करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म को डेवलप करना अभी रियल चैलेंज बनने वाला है। क्योंकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट की बात करें तो वहाँ हमारे पास जगह होता है, जिस वजह से हम रेल लॉन्चर या इजेक्टर लॉन्चर को अपने हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल वेपन बे की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इजेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है और खास करके एयरक्राफ्ट की एग्जिस्टिंग डिजाइन में बदलाव किए बिना इसकी इंटरनल वेपन बे को मॉडिफाई करना अभी सबसे बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। अगला अपडेट मेड इन इंडिया फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम की सक्सेसफुल ट्रायल की तरफ से, जिसका नाम कटाना ऑटोनोमस वेपन स्टेशन है। अहमदाबाद की ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी ने ऑफिशियली बात अनाउंस किया है कि उनका AI पावर कटाना ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का हाई एल्टीट्यूड ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इस टेस्ट को खास करके गलवान वैली में कंडक्ट किया गया था। ये ट्रायल 15,000 फीट की ऊंचाई पर और करीब करीब -20 डिग्री तक की टेम्परेचर में कंडक्ट किए गए थे और रिजल्ट ने क्लियरली दिखाया था कि कटाना दुनिया की मोस्ट एडवांस AI वेपन स्टेशन में एक बन सकता है। कटाना एक AI ड्रिवन ऑटोनोमस वेपन स्टेशन है जो रियल टाइम में मल्टीपल सेंसर की फीड को प्रोसेस करता है। इसमें विजुअल, लॉन्ग वेव, मिड वेव और शॉर्ट वेव जैसे इनफ्रारेड के अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी फीड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये सिस्टम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी एक्यूरेटली टारगेट को डिटेक्ट और एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। गलवान वैली के ट्रायल के दौरान कटाना ने 400 मीटर की दूरी पर सिर्फ 30 सेंटीमीटर का स्कैटर्ड एक्यूरेसी अचीव किया था, जो कि इस लेवल की ऑटोनोमस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क माना जा सकता है। ये सिस्टम ऑटोनोमस ड्रोन डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी के साथ भी आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड में अगर ड्रोन अटैक हो रहा है तो कटाना बिना किसी ह्यूमन ऑपरेटर के वहां पे टारगेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी की बात करें तो ग्रिडबॉट की तरफ से बताया जा रहा है कि रिसेंट गलवान वैली में जो ट्रायल किया गया था, ये ट्रायल एक नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर परफॉर्म किया गया था। मतलब आर्मी की तरफ से बस इन सिस्टम को टेस्ट किया गया था, लेकिन टेस्ट करने से पहले या टेस्ट करने के बाद इनको एक्वायर करने को लेके कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं किया गया था। लेकिन अभी इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि इन सिस्टम को आर्मी की तरफ से एक्वायर किया जा सकता है। स्पेशली उन एरिया में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर हमारे सोल्जर 24 घंटे प्रेजेंट नहीं रह सकते, और लद्दाख जैसे एरिया में इनका डिप्लॉयमेंट काफी मायने भी रखने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। भारत की आर्टिलरी स्ट्रेंथ को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के 6 नए रेजिमेंट को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया है, और इस डील को भी फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, जो कि हमारे पुराने सोवियत ओरिजिन BM-21 जैसे ग्रैड लॉन्चर को रिप्लेस करने वाले हैं। ये मूव डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के इंक्रीजिंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए लिया जा रहा है, जहां दोनों देश अभी एक्टिवली अपनी आर्टिलरी सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से 4 पिनाका रेजिमेंट को पहले से डिप्लॉय किया जा चुका है, जिसमें कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास और कुछ LOC के करीब डिप्लॉय किए गए हैं। अब जो 6 नए रेजिमेंट डिप्लॉय किए जाने वाले हैं, उनका ऑर्डर अगस्त 2020 में किया गया था, जिसकी कीमत 2580 करोड़ के आसपास होने की बात की गई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्मी को 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट और उनसे जुड़ी बैटरीज और लॉजिस्टिक सिस्टम को प्रोवाइड किया जाने वाला है। हर रेजिमेंट के अंदर यहाँ पे 18 लॉन्चर होने वाले हैं, जो कि हाई प्रिसिशन और हाई वॉल्यूम सैल्वो फायर करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी एक रेजिमेंट एक साथ मल्टीपल टारगेट को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट गलवान वैली में जून 2022 में हुआ वायलेंट क्लैश के तुरंत बाद ही फाइनलाइज कर दिया गया था, जब भारत और चाइना के बीच टेंशन काफी पीक पर चल रहे थे। इस हादसे के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से बात रियलाइज किया गया था कि लेगेसी सिस्टम को भी हटाकर क्विक रिस्पॉन्स और हाई इंपैक्ट आर्टिलरी सिस्टम को डिप्लॉय करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी बन चुका है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक अब तक पिनाका की 2 नए रेजिमेंट को रेज करके उनको डिप्लॉय किया जा चुका है, और अगले 2 रेजिमेंट के इक्विपमेंट को भी इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है, और 2026 तक पूरे 6 रेजिमेंट को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के नए इंडिजिनस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की तरफ से, जिसे अभी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही जल्दी एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे मिलिट्री प्लानर के लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि ड्रोन और UAV जैसे लो कॉस्ट एरियल थ्रेट अब फुल स्केल वॉरफेयर में मेजर पार्ट बन चुके हैं। इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से DRDO की तरफ से डेवलप किए गए एक 10 किलोवाट क्लास की डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी किया जा रहा है। ये सिस्टम DRDO की तरफ से डिजाइन किया गया था, और इसको अभी मैन्युफैक्चर करने के लिए L&T को प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया। इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का काम ट्रेडिशनल मिसाइल या बुलेट से काफ़ी अलग होता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टारगेट ड्रोन या UAV को डायरेक्टली हाई एनर्जी पल्स की मदद से हिट किया जाता है। इसे या तो वो जल जाते हैं या फिर डिसेबल हो जाते हैं। इसका इफेक्टिव रेंज भी एटलीस्ट 2 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, और ये मल्टीपल टारगेट को रैपिडली एंगेज करने की कैपेबिलिटी के साथ आता है। और खास बात यह कि ये सिस्टम एक 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है, जिससे ये हाईली मोबाइल सिस्टम होने के साथ साथ फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयबल एसेट बन जाता है, जिससे बॉर्डर ऑपरेशन और क्विक रिस्पॉन्स सिनेरियो के लिए एक आइडियल चॉइस माना जा सकता है। इन सिस्टम का ट्रायल पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, और अभी DRDO का कहना है कि अगर इसके लिए बड़े नंबर में ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो इनका प्रोडक्शन को L&T की तरफ से स्टार्ट किया जा सकता है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम सिर्फ ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि एयरबेस प्रोटेक्शन, रडार साइट और एमुनेशन डिपो जैसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के लिए भी क्रिटिकल एसेट बन सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की J-35 जेट की तरफ से, जिसको लेके अभी एक नई ट्विस्ट सामने आई है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रहा था उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से 40 J-35 को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया जा चुका है,
और इनिशियली ये फाइटर जेट पाकिस्तान को 2028 तक डिलीवर होने वाले थे, लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना ने इन जेट को अब फास्ट ट्रैक मोड में पाकिस्तान को डिलीवर करने की बात सामने आया था, जिसमें अगस्त 2025 तक ही पाकिस्तान को J-35 की पहली बैच को डिलीवर करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी यूके बेस्ड डिफेंस मैगजीन एयरफोर्स मंथली की तरफ से अपने नई इशू में ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब J-35 का पहला कस्टमर नहीं बनने वाला है, यानी कि पाकिस्तान से पहले भी किसी देश को J-35 को डिलीवर किया जाने वाला है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से J-35 के लिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी किसी देश की तरफ से J-35 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। मैगजीन के मुताबिक किसी अननोन कंट्री की तरफ से ये ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस इजिप्ट, अल्जीरिया या फिर सऊदी होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनको J-35A का पहला एक्सपोर्ट बैच मिलने जा रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान को पहला डिलीवरी 2026 में मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, और पूरा ऑर्डर 2028 से 29 के बीच कंप्लीट होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अब ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक रिलीफ तो ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इससे भारत को ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को 2026 में भी J-35 मिलता है तो एमका को ऑपरेशन होने में अभी कई साल और लगने वाले, तो टेक्निकली इससे भारत को एक फायदा नहीं होने वाला है। अब दूसरी तरफ अगर ये अपडेट सच है तो पाकिस्तान की J-35 डिलीवरी कुछ महीने के लिए डिले करने का एक मेजर कारण होने वाला है, जो कि पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी मायने रखने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होने वाला है कि अभी के लिए चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने वाला अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है, और मेजॉरिटी बेसिस पर पाकिस्तान ही चाइनीज सिस्टम का इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन किसी एक देश को डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने से चाइना अपनी ग्लोबल एम्बिशन को हासिल नहीं कर सकता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान उनके लिए सबसे पहला कस्टमर तो होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो चाइना मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, जहाँ मोस्टली वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से अगर अभी अरब नेशन की तरफ से या फिर अफ्रीकन नेशन की तरफ से चाइनीज सिस्टम को एक्वायर करना स्टार्ट किया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट के लिए या फिर यूरोपियन डिफेंस मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, ये चाइना की बड़ी जीत होने वाली है, और इसी वजह से अभी शायद चाइना की तरफ से इनको पहली प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।